इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के लिए स्कॉलरशिप को लेके काफी सारे डाउट्स थे। क्योंकि मैंने आपको अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल के जो आप देख सकते हो, मैंने इसमें आपको वीडियो में बताया था कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं। यानी कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी हाँ या ना, इसके बारे में आप चेक कर सकते हो। ओके, लेकिन इसके बाद भी काफी लोगों को काफी सारे कंफ्यूजन रहे थे स्कॉलरशिप को लेके। तो इस वीडियो में ना मैं पर्टिकुलरली इग्नू के बच्चों के लिए बात करने वाली हूँ। अगर आप इग्नू से कोई भी डिग्री कर रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, तो क्या आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं और कैसे आपको ये चीज पता लगेगी, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, काफी सारे डाउट्स, काफी सारे कमेंट्स ये कह रहे थे कि देखो इग्नू डिस्टेंस लर्निंग है, ओपन लर्निंग है, तो उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ऐसे काफी सारे डाउट्स हैं, काफी सारे इंटरनेट पे चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में। हम अच्छे से बात करेंगे कि क्या सच है, क्या किसको स्कॉलरशिप मिलती है, किसको नहीं मिलती है, तो हर चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप इग्नू के एडमिशन वाले पोर्टल पे जाते हो ना, तो आपको इग्नू के एडमिशन पोर्टल पे क्लियरली देखो यहाँ पे लिखा होता है कि एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ओके, यानी कि इग्नू वाले बच्चों को स्कॉलरशिप तो मिलती है, तभी इग्नू वालों ने एडमिशन पोर्टल पर ही डाल रखा है। ओके, और मैंने आपको ये बताया था जब आप पोर्टल खोलोगे तो उसमें एलिजिबिलिटी वाला जाकर, उसके लिए आप दूसरी वीडियो रेफर कर सकते हो, ये वाला फॉर्म फिल करके आप चेक कर सकते हो कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ओके, अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, कैसी कैसी कैटेगरीज हैं, क्या आपका इनकम लेवल होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप मिलती है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोगों के दिमाग में ये डाउट है ना कि इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन है इसलिए इग्नू के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है, इग्नू के बहुत बच्चों को स्कॉलरशिप मिली हुई है ऑलरेडी, और उसके प्रूफ हर जगह इंटरनेट पर हैं। ओके, मैं आपको बता दूं, स्कॉलरशिप का डिसीजन सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होता कि आप इग्नू से हो। स्कॉलरशिप बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि आप कौन सी स्कीम से कर रहे हो। स्कीम, अब ये देखो यहाँ पे जब आप ये देखोगे साइट, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्कीम वाइज फिल्टर। जब आप इसको क्लिक करोगे ना, तो देखो गवर्नमेंट की बहुत तरह की स्कीम्स होती हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असाम राइवल्स, यानी कि आर्मी वालों के लिए है स्कॉलरशिप। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई पुलिस पर्सनल मार्टेड है, यानी कि कोई बच्चे हैं जिनके मॉम डैड पुलिस में थे और वो मार्टेर हो गए हैं, ठीक है, शहीद हो गए, तो ये उनके लिए है। ओके, ऐसे कर करके अलग अलग स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग हैं। हर डिपार्टमेंट, हर लोगों के लिए स्कीम अलग है, हर कैटेगरी के लिए अलग है, हर फैमिली इनकम के लिए अलग है। तो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में स्कॉलरशिप डिपेंड करती है स्कीम के ऊपर, या इस पर नहीं डिपेंड करती कि आप इग्नू से हो, डीयू से हो, ओपन से हो, इससे नहीं डिपेंड करती आप कौन सी स्कीम में अप्लाई कर रहे हो, आप कौन सी कैटेगरी से हो, आप कैसे, आपका इनकम लेवल कितना है फैमिली का, इस सब चीजों पे आपकी स्कॉलरशिप जो है डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे ये कमेंट में बोले ना कि इग्नू के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो सीधा उसकी बात मत मान लेना, क्योंकि हर इग्नू स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, हर बच्चे की कैटेगरी पे डिपेंडेंट होता है ये। ओके, तो इस बारे में मैं आपको बता दूं, देखो डिस्टेंस से आप इनएलिजिबल नहीं होते, स्कीम डिपेंडेंट, हर एक स्कीम अलग अलग होती है, हर स्कीम के ऊपर बेस्ड होता है कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओके, अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से एलिजिबिलिटी होती है या नहीं। तो देखो इग्नू का नाम सुनते ही सबसे पहले ये डाउट आता है कि डिस्टेंस है तो एलिजिबल है या नहीं, आप ओपन से कर रहे हो। तो इसका आंसर सिंपल है, आप कैसी स्कॉलरशिप स्कीम में कर रहे हो उस पर डिपेंड है। ठीक है, अब कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पोस्ट मैट्रिक जो स्कीम्स होती है ना, यानी कि जो 12th के बाद वाली होती है, वो वाली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ पीडब्ल्यूडी वाली होती है जो फिजिकली एबल्ड वालों के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड वालों के लिए होती है, वो होती है। और ओडीएल वालों की ना कुछ अलग होती है स्कीम्स, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखो ये सब जो है ना स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है, इसमें इग्नू वाले अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल स्टूडेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अलग अलग तरह की होती हैं स्कीम्स, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यूजीसी की है, ठीक है, तो यूजीसी में अलग अलग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें आप लोग कर सकते हो अप्लाई। ओके, तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स है जिसमें आप कर सकते हो। अब आप किसमें नहीं कर सकते, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखो सबसे पहली बात सुन लो आप,
कि आप लोग जो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में नहीं कर सकते, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये सेंट्रल वालों का प्राइम मिनिस्टर है, तो इसमें आप नहीं कर सकते, ओके। ऐसे ही यूजीसी सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली होती हैं, कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो उसमें उसमें भी डिस्टेंस मोड वालों को नहीं रखा जाता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप में नहीं कर सकते आप लोग, और ऊपर से एक होती है जो ये यूजीसी पीजी की इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप होती है, इसमें भी आप नहीं कर सकते क्योंकि ओपन मोड वाले इसमें नहीं कर सकते, ओके। तो इन दोनों का ध्यान रखना कि सेंट्रल और जो गर्ल चाइल्ड वगैरह के लिए है उसमें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। काफी सारी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेंट्रल है, तो आप उसमें नहीं कर सकते, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। जो एससी स्टूडेंट्स के लिए हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, एससी स्टूडेंट्स की स्पेशली आपको स्कॉलरशिप भी दिखेंगी। जब आप पोर्टल पे जाओगे ना, तो काफी स्कॉलरशिप्स होती है जो आपके पर्टिकुलरली देखो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स, ये वाली जो स्कॉलरशिप है इसमें इग्नू वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उनको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरिट बेस्ड, मतलब आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा स्कोर करा है, तो इसके बेसिस पे आपको मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आपके पास एससी का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, वरना आप नहीं कर पाओगे अप्लाई, ओके। तो पोस्ट मैट्रिक वगैरह में कर सकते हो। आपको बहुत सारी यूनियन टेरिटरी वाली अलग मिलेंगी अगर आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। इनकम सीलिंग अप्लाई होती है इन पर, यानी कि एक इनकम का लेवल होना चाहिए, अगर उतना से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। और आपके पास एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑलराइट। ऐसे ही एसटी के अलग होते हैं, एसटी स्टूडेंट्स के लिए भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है जो स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए होती है। यहाँ पे भी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स इंस्टीट्यूशन का रिक्वायरमेंट हो सकता है। इनकम और स्टेट ये सब पे अप्लाई करते हैं, आपके पास एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इस सब पे आप ध्यान रखोगे। पर एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर जो हैं अलग से होती हैं, तो आप उसका ध्यान रखोगे और उसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन एससी एसटी के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ज्यादा चीजें होती हैं। तो जो भी एससी एसटी से बिलोंग करता है, वो लोग अगर उनके पास उनके सर्टिफिकेट से, जैसे देखो सेंट्रल सेक्टर वाली जो है स्कॉलरशिप ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट्स, इसमें आप कर सकते हो। पर्टिकुलरली जो आपकी स्कीम आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है ना, उसमें आप कर सकते हो। तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें पोटेंशियली जो है अप्लाई करके देख सकते हो कि क्या आपको मिलेगी या नहीं, ओके। अब एससी एसटी की बात हो गई, अब आते हैं पीडब्ल्यूडी। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, डिस्टेंस एजुकेशन होना बाय इटसेल्फ एलिजिबल पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं करता, कि अगर आप डिस्टेंस से हो और आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जो है डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप गाइडलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन को रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो काफी सारी ऐसी होती है जो पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स को देती ही देती है, चाहे आप रेगुलर से कर रहे हो चाहे आप डिस्टेंस से कर रहे हो। बट अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला एक तो चीज होता है, ठीक है, जनरली 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी का रिक्वायरमेंट होता है, और आपका कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, आप कोई मास्टर्स ऑनर्स ऐसे कोर्स कर रहे हो तो ठीक है, आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम का क्राइटेरिया भी आता है इसमें, ठीक है। अकेडमिया, यानी कि आप कोई रिसर्च लेवल का कर रहे हो तो उसमें भी आपको मिलता है। आपके आधार बैंक डॉक्यूमेंटेशन ये सब भी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी अलग से स्कॉलरशिप होती है, तो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो सेंट्रल की बजाय स्टेट स्कीम्स देखोगे तो आप ज्यादा फायदे में रखोगे, क्योंकि सेंट्रल वाली में तो एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। तो आप स्टेट स्कीम्स को ज्यादा ध्यान देना, ऑलराइट। उसमें आपको जो है मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, स्पेसिफिकली एससी। जैसे देखो, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छत्रवी योजना फॉर एससी स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश, अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप एससी स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल हो इसमें, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए भी अलग है। तो इस सब चीजों पे आप ध्यान देना। सेंट्रली में आप नहीं होगे, सेंट्रल वाली जो आएगी, लेकिन स्टेट में आप ज्यादातर जो है एलिजिबल होते ही होते हो, तो इस चीज का ध्यान रखना, ऑलराइट। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपको स्कॉलरशिप मिलने की, ओके। ऐसे ही अब हम कुछ नेक्स्ट देखें तो ओबीसी ईबीसी डीएनटी स्टूडेंट्स, ये लोग भी ज्यादा जो होते हैं, और यहाँ पे केयरफुल रहना,
काफी बार जो होता है, क्या होता है, देखो ओबीसी स्टूडेंट के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन स्टेट और यूटी इम्प्लीमेंटेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। काफी बार स्टेट वाले ओबीसी को नहीं देते, तो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही ईबीसी स्टूडेंट जो है, यहाँ पे डायरेक्टली आपके इनकम की बात होती है, ठीक है, तो इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको मिलता है। फिर आते हैं डीएनटी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको पीएम यशस्वी रिलेटेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप पर्टिकुलरली जो है स्कीम्स में जाके ये वाली देखोगे अगर आप डीएनटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। लेकिन एलिजिबिलिटी पर्टिकुलरली स्कीम के रूल पे डिपेंड करेगी, तो आप उसको जरूर चेक करना, ओके। तो इनको भी जो है स्कॉलरशिप मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, देखो जनरल वालों के लिए ना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जनरल वाले जो हैं, अगर आप जनरल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो तो आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। बट अगर आप जनरल वाले हो और आपका एक इनकम लेवल है सर्टेन, यानी कि आपके पेरेंट्स की इनकम 4-5 लाख रुपए से ज्यादा है या उतनी भी है, तो देखो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, नहीं होते ज्यादातर चांसेस अनटिल एंड अनलेस कोई और स्कॉलरशिप है मैट्रिक लेवल की है या फिर बहुत ज्यादा मेरिट बेस्ड है जिसमें उन्होंने सबके लिए ओपन कर रखी है, तो मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस जो हैं कम ही होते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ओके। इस चीज में आप कोई भी, मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए, सोचना भी चाहिए। आप एक बार जाके एलिजिबिलिटी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए इतना इजीली नहीं मिलती स्कॉलरशिप, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम आते हैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पर। तो देखो माइनॉरिटी, मैं आपको बता दूं, ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इन सब के लिए भी अलग से होती हैं पॉसिबल स्कॉलरशिप स्कीम्स में। पोस्ट मैट्रिक वाली आती है, मेरिट कम मीन्स और अदर एप्लीकेबल माइनॉरिटी स्कीम आ सकती है। लेकिन यहाँ पे भी माइनॉरिटी स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता। करंटली अगर मैं देखूं तो एनएसपी नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली चेक करें तो ज्यादातर नहीं है माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, लेकिन मे भी पॉसिबल हो आगे जाके आ सकती हैं। लेकिन आप जाके चेक कर सकते हो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से हो और आपका एक इनकम लेवल सर्टेन है, आपका अकेडमिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो कहीं कहीं आप किसी किसी स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि आप होगे ही होगे, ओके। तो एससी एसटी वगैरह इनको ज्यादा होता है, आपका जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी वालों को मिले ही मिले, ओके, क्योंकि एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्टेट वाली में ही आपको अप्लाई करना है, तो ज्यादातर चांसेस कम होते हैं इनके माइनॉरिटी वालों के, ओके। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। हम अक्सर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सर्च करते हैं, लेकिन आपके होम स्टेट की गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप जो है स्कीम प्रोवाइड करती है। स्टेट लेवल पर कैटेगरी अलग अलग होती है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इन सब के अलावा, ठीक है। इसमें मेरिट बेस्ड होती हैं, ऑलराइट, कैटेगरी बेस्ड तो होती है, मेरिट बेस्ड होती हैं, इनकम बेस्ड होती हैं, फी रीइंबर्समेंट स्कीम भी होती है, यानी कि आप फी पे करो फिर वो आपको वापस कर देंगे फी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप इग्नू में पढ़ रहे हैं और इग्नू का लोकेशन दिल्ली है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली हर दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आपकी स्टेट और डोमिसाइल रूल, यानी कि देखो ये नहीं करना कि आपको सारी स्कॉलरशिप जो है दिल्ली में अप्लाई करनी है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहां की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो आपको वहां से मिलेगी, आपको जरूरी नहीं है कि इग्नू दिल्ली में है तो आपको उसी की करनी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और तो और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप और स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सेपरेट, दोनों के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, तो इन दोनों को अलग से देखना, ओके। सेंट्रल में आपको पहले बता दूं, सेंट्रल में कम चांसेस हैं, स्टेट में ज्यादा होते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप वर्सेस इग्नू फी वेवर। देखो कई लोगों की फीस जो है इग्नू माफ कर देता है और कई लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो स्कॉलरशिप का मतलब है कि स्कॉलरशिप का पैसा स्टूडेंट को क्रेडिट हो सकता है, उसके बैंक में आ सकता है, ठीक है। और कुछ स्कीम्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मैकेनिज्म होता है, यहाँ पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्कीम। तो ये होती है आपकी स्कॉलरशिप, जहां आपको पैसा मिलता है, एक सर्टेन अमाउंट मिलता है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके। वहीं अगर हम फी वेवर की बात करें तो फी वेवर या फी सपोर्ट में आपकी पेएबल फीस जो है रिड्यूस कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। मतलब आपको नेसेसरली जो है कैश अमाउंट बैंक अकाउंट में मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको फीस माफ कर दी जाती है। ऐसा भी इग्नू में होता है कई बार, आपकी कैटेगरी, इनकम लिमिट, प्रोग्राम वगैरह, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि इग्नू में ये भी होता है, ओके। अब आपको कब कब है जब आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, मैं आपको बता दूं।
सबसे पहली बात, अगर स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली रेगुलर या फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए है तो आपको नहीं अप्लाई करना, क्योंकि आप ओपन से कर रहे हो, इग्नू में हो, ठीक है। आपका कोर्स या इंस्टीट्यूशन नहीं अवेलेबल तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, इनकम ज्यादा है, इनकम देखो अगर 2-2.5 लाख तक होती है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि नहीं मिलती। ओके। आप एक और चीज का ध्यान रखोगे, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप का ध्यान रखोगे। इसमें स्पेसिफिकली देखो, मैं ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग सेंट्रल सेक्टर की स्कीम मत देखना, ना यहाँ पे देखना, आप स्टेट वाली देखोगे बस, क्योंकि सेंट्रल वाली पहले ही डिस्टेंस वाले बच्चों को एक्सक्लूड कर देती है, उन्हें नहीं रखती। ओके। तो ये दोनों, जो एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप और एक ये यूजीसी पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, इन दोनों में जो है डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डेंस वालों को निकाल दिया गया है, उनको एलिजिबल नहीं होते वो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ऑलराइट। अब ये 7 चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वालों को ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। फैमिली इनकम कम है तो भी बेनिफिट होता है। कोर्स वगैरह आप चेक करोगे, अगर आपका कोर्स कुछ ऐसा है जो यूजुअली लोग नहीं करते तो उसके लिए नहीं मिलती स्कॉलरशिप, ठीक है। मोड ऑफ स्टडी ध्यान रखोगे, आपका डिस्टेंस ही आएगा। आपके स्टेट वगैरह पे भी डिपेंड करती है स्कॉलरशिप, और आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने होते हैं, ठीक है। आपको एनएसपी का पोर्टल ही चेक करना है, इसी पोर्टल पे आप चेक करोगे। आप हर स्कीम को जा जाके देख सकते हो कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। ओके। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एससी वालों के लिए अलग से, एसटी वालों के लिए अलग से है, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए है। ऑलराइट। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे, कैटेगरी वालों को ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है रादर देन जो दूसरे बिलोंग करते हैं। अब जैसे कि देखो, यहाँ पे स्कीम ओपन हुई है, ठीक है, कब तक है, 31 अक्टूबर तक है, तो आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसकी गाइडलाइंस वगैरह पढ़ो कि क्या गाइडलाइंस है, कौन कौन 12,000 रुपए मिलेंगे इसमें, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या है, सब कुछ इसमें पढ़ो और फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखोगे। हु आर एलिजिबल, देखो आप यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के आप पढ़ो। और मैंने आपको बता दी कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यूजुअली अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं। ओके। तो एससी एसटी के लिए स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स वगैरह देखना, और सेंट्रल सेक्टर वाली स्कीम्स मत देखना, ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ना ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, क्योंकि इसमें नहीं मिलता आपको यूजुअली। ओके। क्योंकि इसमें जो है जितने भी रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ओपन और डिस्टेंस वालों को नहीं दी जाती। ओके। आप यहाँ पे ये सब भी देख सकते हो, मोड ऑफ स्टडी स्पेसिफिक कॉरेस्पॉन्डेंस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस पे दिख जाएगा कि कौन सी ऐसी हैं जो आपके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, पीएम यशस्वी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो, ये डिस्टेंस वालों के लिए ही है। ओके। आप इसमें कैटेगरी डाल दो, देखो मैंने बोला था कैटेगरी आपकी कम होएगी तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। देखो जैसे आप डालते हो, सपोज एनुअल इनकम अपनी डालते हो आप 50,000, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारे देखो मैंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। आप इसमें जाके कॉरेस्पॉन्डेंस से अप्लाई कर सकते हो। जो लोग कहते हैं कि नहीं डिस्टेंस वालों को नहीं मिलती, तो देख लेना, डिस्टेंस वालों को मिलती है। ओके। तो डिस्टेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट। तो आप इन सब में जाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हो तो आपका ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स रहेंगे तो आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हो। मैं इग्नू का जो भी कोड होता है वो नीचे डाल दूंगा, आप एलिजिबिलिटी में जाकर अपनी एलिजिबिलिटी भी देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो है इन स्कीम में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ही अलग आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत सारी अलग। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो ये एससी स्टूडेंट के लिए खुली हुई अभी 2027 तक आप इसमें अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारी जो है मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ पे लगाया कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस। अगर आप इग्नू स्टूडेंट हो तो आप ये कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस लगाकर आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट इसमें। ओके। होपफुली आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट अभी भी रहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।